नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया स्टेट्स टाइम्स और इंडिया स्टेट्स टाइम्स के अमेरिका में और इंडिया में बैठे सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं दीपक खजूरिया। जम्मू कश्मीर में इन दिनों जिस तरह से पारा लगातार नीचे गिर रहा है, उसी तरह से दूसरी ओर राजनीति की गर्माहट लगातार बढ़ रही है। कारण यह है कि डीडीसी चुनाव लगातार चल रहे हैं, अपनी चरम सीमा पर हैं। 22 दिसंबर को रिजल्ट आना है और उससे पहले 19 दिसंबर को आखिरी चुनाव होना है। कश्मीर पर सबकी नज़र है। कारण यह है कि धारा 370 जाने के बाद पहला चुनाव जम्मू कश्मीर में हो रहा है। लगातार बर्फबारी तो हो रही है, मगर चुनावी सरगर्मियां भी बढ़ रही हैं। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता और युवा नेता अभिजीत सिंह जसरोटिया हैं। लगातार कश्मीर में कैंपेनिंग कर रहे हैं। कश्मीर में टांगा रैली से लेकर शिकारा रैली तक ऑर्गेनाइज करवाई है। इनसे जानते हैं कि रिस्पांस क्या है और क्या लगता है बीजेपी इस बार झंडा गाड़ने में कामयाब होगी कश्मीर में। अभिजीत जी, बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले आपका। लगातार कश्मीर में कैंपेनिंग करके आप जो है जम्मू आज लौटे हैं, क्या रिस्पांस है कश्मीर से? देखें, कश्मीर में मुझे लगता है कि अब लोग जो है वो एक ट्रांसफॉर्मेशन की ओर आ चुके हैं। लोग अब बदलाव चाहते हैं। लोग चाहते हैं कि हम जो पुरानी यहाँ पर आज तक जो भी खून खराबा यहाँ पर होता रहा, पिछले 3 दशकों से जो यहाँ पर कत्लो गारत फैली हुई थी, उस सब से अब लोग ऊब चुके हैं। अब वो लोग वहाँ बदलाव चाहते हैं और उस बदलाव के लिए उनका जितनी वहाँ पर पुरानी पार्टियाँ हैं, उन सब से तो उनका भरोसा उठ चुका है। भले वो गुपकार गैंग हो, भले वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, भले वो पीडीपी हो, भले वो कांग्रेस हो, इन सब से उनका भरोसा उठ चुका है। तो उनको अगर आज की डेट में उम्मीद की किरण किसी से दिखाई दे रही है तो वो सिर्फ भाजपा में दिखाई दे रही है। और हमारी जितनी रैलियां रहीं, सब में मुझे लोगों ने जो बढ़ चढ़ कर लोगों ने उसमें हिस्सा लिया। यहाँ से पता लगता है कि बहुत जल्दी कश्मीर में कमल खिलने वाला है। आप बहुत कम बीजेपी के ऐसे नेताओं में हैं जो जम्मू के अलावा कश्मीर की अच्छी समझ रखते हैं, क्योंकि आप पहले पीडीपी में भी रह चुके हैं और कश्मीर लगातार आपने विजिट किया है, तो बीजेपी को आपका कश्मीर में लाभ मिल सकता है। आपका क्या अनुमान है कि कश्मीर में लोग जो है बीजेपी की तरफ उनका झुकाव हुआ है, या फिर अभी भी इसी पर इंतज़ार करना पड़ेगा कि बीजेपी की कोई समर्थित पार्टी कश्मीर से आए तो उनको लोग वोट दें? खजूरी साहब, ऐसा है कि देखें, मेरी कैंपेनिंग जब कश्मीर में रही, और कश्मीर में तो मैं बड़ा पुराना जा रहा हूँ, चाहे मेरी पिछली पार्टी थी उसमें भी मैं ग्राउंड लेवल पे कश्मीर में काम करता था। भले वो यूथ की कोई मीटिंग्स करनी होती थी या हमने यूथ के कोई बड़े बड़े फंक्शंस करने होते थे, सब में हम ग्राउंड लेवल पे कश्मीर के हर एक डिस्ट्रिक्ट में हम लोग काम किया करते थे। इसके कारण वो कश्मीर में जो मेरा एक रिश्ता उन कश्मीर के साथ बना हुआ है, वो हमेशा के लिए बना ही रहेगा मुझे लगता है। सबसे बड़ी बात यह कि कश्मीरी लोग मुझ पर ट्रस्ट करते हैं। ट्रस्ट क्यों करते हैं? अगर आपके व्यूअर्स मेरा नाम यूट्यूब पे डालेंगे, मेरी पुरानी जितनी भी अगर वो डिबेट्स निकाल कर देखेंगे, वो सब देखेंगे, उसके अंदर एक बड़ी अलग सी चीज़ आपको दिखाई देगी कि मैंने हमेशा कश्मीरियों की जो एक अच्छी साइड है और बहुत अच्छी साइड है, वो मैंने हमेशा नेशनल इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे बताने की कोशिश की। भले वो मैं बात करूं तब की जब बालटाल में बाढ़ आ गई थी, एक बादल फटने के कारण, तब वहाँ पर एक बड़ा एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो गई, हर इंसान अपनी जान बचाने के लिए वहाँ पर इधर उधर भाग रहा था। उस समय कश्मीरियों ने हमारे अमरनाथ के यात्रुओं को अपने कंधों पे उठा उठा के उनकी जान बचाई। फिर जब कश्मीर में सैलाब आया, तब आप देखें, तब भी लोगों ने 2014 में तब भी लोगों ने किस तरह से वहाँ पर टूरिस्ट को बचाया। तो एक बड़ी अच्छी पॉजिटिव साइड है, जिसको मुझे लगता है मोस्ट ऑफ द टाइम मीडिया भी नज़रअंदाज करता है, क्योंकि ज़्यादातर हमेशा वो गन के साथ और ग्रेनेडों के साथ और बम बंदूक के साथ इसके साथ कोरिलेट किया जाता है, लेकिन वो अच्छी साइड को कभी नहीं दिखाया जाता। तो मेरे पर इस कारण लोग फेथ करते हैं कि इसने हमारे बारे में फेवर में बात की है। यही कारण था कि मेरी जो आम रैली भी रहती थी या आम मेरे प्रोग्राम्स भी रहते थे, उसमें मेरी लोगों के साथ जो एक कनेक्शन होता है वो हमेशा सबको नज़र आता था। मैं आपको बताऊं कि जब सबसे पहले हमने टांगा रैली करने का मन बनाया, ये अपने आप में एक ऐतिहासिक कदम था। सोपर जैसी जगह, जिसे मिनी लंदन कहते थे, किसी टाइम पे वहाँ पर सही में मिनी लंदन वाला ही हिसाब था, वैसे लोग तरक्की कर रहे थे। वहाँ पर लोगों के पास बहुत पैसा था किसी ज़माने में। और वहाँ से फिर क्या हो गया, सोपर को अभिशाप और सोपर को शराब किसका लग गया? गिलानी जी का। गिलानी ने अपनी वहाँ पर हुर्रियत लॉन्च कर दी, और हुर्रियत के कारण उन्होंने लोगों को, आपको पता ही है किस तरह से लोगों को बेचा उन्होंने, हर एक के आगे कैसे कत्लो गारत फैलाई। हुर्रियत वालों ने खुद अपने बच्चे बाहर के फॉरेन तक पढ़ाने भेजे, दिल्ली बम्बे और कहाँ कहाँ पढ़ाने भेजे, और आम लोगों के बच्चों के हाथों में बंदूक पकड़ा दी, आम लोगों के हाथों में उन्होंने पत्थर पकड़ा दिए। तो अब वो लोग गिलानी से भी ऊब चुके तो थे। मेरा अगला सवाल हुर्रियत पे ही था, आपने खुद ही नाम ले लिया है। आप लगातार कश्मीर में कैंपेनिंग कर रहे हैं। हुर्रियत किसी ज़माने में इतनी स्ट्रांग हुआ करती थी कश्मीर में कि उनकी एक कॉल पर इलेक्शन बायकॉट होता था, उनकी एक कॉल पर कश्मीर बंद होता था। आज इन चुनावों में
हुर्रियत का रोल किस तरह है? क्या हुर्रियत के नेता आज भी बाहर आकर लोगों को बरगलाते हैं, बहकाते हैं, या आज वह हुर्रियत से कश्मीरी लोग जो हैं बिल्कुल बाहर हो चुके हैं, अलग हो चुके हैं? खजूरी साहब, इसमें सबसे बड़ी चीज़ है जो टांगा रैली हमने सोपर में कर डाली, तो यही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। जहाँ पर लोग चुनाव के नाम पर कभी घर से बाहर नहीं निकलते, वहाँ पर हमने भारतीय जनता पार्टी ने टांगा रैली की, ये बहुत बड़ी बात है। और इससे मुझे लगता है ये हुर्रियत और गिलानी इन सबके इनको जवाब मिल गया था यहाँ से कि आम लोग जो है भाजपा के साथ अब जुड़ना शुरू हो गए हैं। रही बात हुर्रियत की, ऐसा नहीं कि हुर्रियत आज की डेट में भी अपने वो हरकतें करने से कोई बाज आई है, लेकिन अब लोग उनकी सुनते नहीं हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं भाजपा के कार्यकर्ता हर जगह पर आ रहे हैं और लोग भी उब चुके हैं। लोगों को ये आज समझ आ चुकी है कि इन लोगों ने हमें पिछले 3 दशकों में सिर्फ बेवकूफ़ बनाया। गुपकार अलायंस का रोल कैसा आप देख रहे हैं कश्मीर में? क्योंकि कश्मीर में गुपकार अलायंस इस बार एक इकट्ठा होकर नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी जैसी पार्टियां एक प्लेटफॉर्म पर हैं। कितनी बड़ी टक्कर कश्मीर में लग रहा है बीजेपी को है? देखिए, गुपकार गैंग के बारे में आपको मैं बताऊं तो गुपकार गैंग चंद अपॉर्चुनिस्टिक उन लोगों का गैंग है जिन्होंने धारा 370 की आड़ में कश्मीरी को लूटा। ये बात मैंने हर जगह पर की, जब मैं ये बात करता था लोग तालियां गूंज उठती थी उस हॉल के अंदर जहां भी ये बात करता था, क्योंकि 370 की आड़ के अंदर मैं आपको बताऊं कि कश्मीर में आज तक पुरानी सरकारों ने भी, भाजपा ने तो बहुत कुछ किया कश्मीर के लोगों के, लेकिन पुरानी सरकारों ने भी करोड़ों के हिसाब से पैसा भेजा। अब वो पैसा आम कश्मीरी तक क्यों नहीं भेजा? वो इसलिए नहीं पहुंचा, 370 की आड़ में यही गुपकार गैंग के पुराने वाले लीडर्स हैं, ये अपनी जेब में डालते रहे। अब लोगों को ये बात समझ आ गई। मैं जब वहां पर ऐसे बात करता हूं ना कि अगर आप सब लोगों को जितना पैसा आज तक सेंटर से आप तक आया, अगर आपको तक पहुंचता तो एक एक इंसान के खाते में कम से कम 1 करोड़ रुपया होता, तो लोग सच्ची में हैरान हो जाते और मानते ये बात आपकी सही थी। गुपकार गैंग इन्हीं अपॉर्चुनिस्टिक लोगों का गैंग है, अपनी इन चोरियों को बचाने के लिए कि ऐसा ना हो कि हम अब फंस जाएं कहीं इस सब चीज़ों के अंदर, क्योंकि अब तो भारतीय जनता पार्टी ने पूरे का पूरा शिकंजा वहाँ कस दिया है। अब तो हिंदुस्तान के पूरे रूल्स वहाँ लगते हैं, अब तो ईडी भी वहाँ फंक्शन करती है, एनआईए भी पूरी तरह से वहाँ पर अपना रोल निभाती है। एनआईए और ईडी जिस तरह से काम कर रही है और काफ़ी सारे लोगों को उन्होंने ब्लैकलिस्ट किया है, उनसे पैसा निकलवाया भी है, उससे जो आम कश्मीरी है उसका रिस्पॉन्स क्या है? देखिए, मैं वही आपको बता रहा था कि आम कश्मीरी तभी इन गुपकार गैंग वालों को सिरे से निकाल रहा है, क्योंकि उनको पता है ये इसीलिए इकट्ठे हुए हैं ताकि ये एनआईए ईडी, क्योंकि हिसाब किताब तो लेंगे मोदी जी, हिसाब किताब तो लेंगे, आज तक का जो पैसा खाया लोगों का भाई वो वापस निकालो, वो तो भाजपा निकलवाएगी इनसे सारे के सारे पैसे। इसीलिए ये लोग इकट्ठे हो चुके हैं, लेकिन इकट्ठे सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए हैं। और नाम क्या रखा? गुपकार। अब गुपकार आपको पता है कि वीआईपी सड़क है जहां बेचारा आम कश्मीरी नहीं पहुंच सकता, वहां यही वीआईपी लोग हैं, क्योंकि इनके घर वहां पर हैं, करोड़ों अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज इनके पास हैं। तो अब आम लोगों को सिरे से निकाल दिया हुआ, इनकी कोई मीटिंग ही नहीं होती है, पहले आपको ये बात बताऊं। दूसरी बात ये होती है कि ये यहाँ पर तो कहते हैं गुपकार गैंग, वहाँ पर ये एक दूसरे के खिलाफ इन्होंने कैंडिडेट खड़े किए हुए हैं। जहाँ एनसी ने खड़ा किया वहाँ पीडीपी भी नहीं खड़ा किया, यहाँ पीडीपी में खड़ा किया वहाँ कांग्रेस ने भी खड़ा किया हुआ है, तो ग्राउंड पे फिर ये एक दूसरे के साथ नहीं है। तो ये अपॉर्चुनिस्टिक गैंग है, इसको लोगों ने सिरे से निकाल देना है, और आने वाले वक्त में आप देखेंगे, मुझे नहीं लगता है कुछ कर पाएंगे वहाँ पर। जम्मू में तो किसान आंदोलन जो पंजाब और हरियाणा की सीमाओं पर लगातार इस समय दिल्ली की सरकार को हिलाने की जो है एक तरह से परेशान किया हुआ है किसान आंदोलन ने, जम्मू में उसका खास असर नहीं देखने को मिला। आप कश्मीर में थे, कश्मीर में एप्पल ग्रोअर्स ऐसे किसान हैं जो कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं, वहाँ से ड्राई फ्रूट जो है वहाँ से निकल कर आता है, केसर की खेती होती है। वहाँ किसानों को क्या कुछ इस किसान आंदोलन के साथ कोई उनका जुड़ाव है, कुछ इल्म है, या वह लोग उस किसान बिल से या उस किसान आंदोलन से कहीं भी जुड़े नहीं हैं? देखिए, जम्मू कश्मीर के लोग तो वैसे भी नहीं जुड़े हैं, जम्मू कश्मीर का जो किसान है वो तो इस बिल से बिल्कुल नहीं जुड़ा, क्योंकि जम्मू कश्मीर में पहले 370 से पहले एक अलग सा प्रावधान था। उस प्रावधान का उनको फ़ायदा एक ही हुआ था उस समय, कि उस समय वो अपनी फसलें कहीं पर भी बेच सकते थे, जिस कारण अगर आप देखेंगे हमारे आरएसपुरा की जितनी बासमती होती है पूरे देश में बिकी। आज आरएसपुरे का किसान सबसे अमीर किसान है, तो क्यों है? इसी कारण कि वो किसान हिंदुस्तान के किसी कोने में भी जाके अपनी बासमती बेच सकता था। यही सेबों के ऊपर अगर बात आए, भले वो सोपर का कहीं का भी सेब था, वो पूरे हिंदुस्तान में बेचते थे, इसी कारण वहाँ पर के लोगों के पास अच्छा पैसा आया। ये अब यही वाली जो एक मैं कहूँगा जो फ्रेमवर्क था, इसको पूरे हिंदुस्तान में जब भाजपा ने इम्प्लीमेंट किया कि कोई भी किसान जहाँ चाहे जाकर अपनी उपज जो है वो बेच सकता है, इसमें कुछ लोगों ने जब इसको देखा, वो उन आड़तियों ने जो बीच में आपको पता है जो बीच की कमीशन खाते थे, और इतनी बड़ी अमाउंट है इसके अंदर कि आप हैरान रह जाएंगे कि किसान तो कभी सपने में भी सोच सकते कि हम इतनी तो कमीशन बांट दिया करते थे। ये सारे का सारा जो आंदोलन है ये बेसिकली वही लोग चला रहे हैं जिनके पास वो कमीशन का पैसा आता था। ना तो वो फसल लगाते थे, ना वो फसल खरीदते थे, वो सिर्फ बीच की मलाई खाते थे। वो मलाई खाने वालों को जो पीछे हटाया जा रहा है, इस आंदोलन को वही भड़का रहे हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर के लोग तो पहले से ही इससे बाहर थे, मुझे लगता है इसी कारण यहाँ पर आपको कोई प्रोटेस्ट नजर नहीं आया। यूथ की बात करते हैं, धारा 370 जाने के बाद करीबन 1.5 साल बाद ये चुनाव हो रहे हैं डीडीसी के। यूथ जो है, आप खुद भी एक युवा नेता है, यूथ का जो है
सेंट्रल गवर्नमेंट को लेकर, बीजेपी को लेकर क्या रुझान नज़र कश्मीर में आ रहा है, और क्या युवा वाकई में 370 जाने के बाद विकास देख रहा है, या फिर अभी भी उनके दिल में कहीं ना कहीं 370 जाने की जो टीस है वो कश्मीर के दिल में जिंदा है? देखिए, मैंने वहाँ मुझे लगता है 8 से 10 चैनल्स पे मैंने अलग अलग इंटरव्यूज़ दिए और हमेशा यूथ को मैंने कनेक्ट कर कर इंटरव्यू दिया। देखिए, यूथ की जहाँ तक बात है, अब मैं बात करूँगा सरकारी नौकरियों की, जो हर इंसान को रहता है मुझे सरकारी नौकरी मिले। जम्मू कश्मीर में पहले से जितनी सरकारी नौकरी है उतनी ही बिहार में है, जबकि बिहार की पॉपुलेशन हमसे 11 गुना ज़्यादा है। लेकिन फिर भी आज की डेट में यूथ जो है वो कहीं ना कहीं कहता है हमारे पास नौकरी होनी चाहिए। मैं साफ कहता हूँ, देखिए मैं डबल बात कभी नहीं करता, मैं कहता हूँ सबको तो सरकारी नौकरी मिलेगी नहीं, सरकारी नौकरी मिले हकदार को। मैं पहले कहना चाहता हूँ जो पारदर्शिता हमने कर दी जब हमने इंटरव्यूज़ अबॉलिश कर दिए, जिस इंटरव्यूज़ के कारण ही ये पीडीपी और एनसी वाले बैकडोर अपॉइंटमेंट्स करते थे, वो हमने काम खत्म कर दिया। अब रही बात रोजगार की, मुझे लगता है जम्मू कश्मीर जैसी जगह में अगर रोजगार नहीं निकल सकता तो फिर पूरी दुनिया में कहीं नहीं आ सकता। यहाँ पर हर एक चीज़ है, टूरिज्म है, हॉर्टिकल्चर है, माइनिंग तक होती है, क्या नहीं होता जम्मू कश्मीर में, मुझे बताओ। लेकिन हालात को सुधारना बड़ा ज़रूरी है। अब कश्मीर के भी युवा को लग रहा है कि 370 टूटने के बाद अब यहाँ पर टूरिस्ट आएंगे, अब यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी, अच्छी अच्छी इंडस्ट्रीज़ आएंगी। मैंने कश्मीर के यूथ को एक बात की, मेरे से किसी युवा ने पूछा देखिए जी हमें नौकरी कहाँ से मिलेगी। मैं क्या, मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। जब पहले वाजपेयी जी की सरकार आई थी उस समय यहाँ पर एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई जिसके कारण सांबा में, कठुआ में और बड़ी ब्राह्मणा में फैक्ट्रियाँ लगी। कितनी फैक्ट्रियाँ लगी आपको पता ही है, जिसके कारण अगर आप इस एरिया में देखेंगे तो सबसे कम आपको अनएम्प्लॉयमेंट नजर आएगी, क्योंकि वो लोग वहाँ कहीं ना कहीं एडजस्ट हो गए। ऐसी फैक्ट्रीज आने वाले टाइम में जब कश्मीर में लगेंगी, बड़ी बड़ी मिल्स, बड़ी बड़ी चीज़ आएंगी। किसी ज़माने में HMT की फैक्ट्री हुआ करती थी, अब तो बंद हो गई। तो खुद सोचें उस टाइम पर तो बेरोजगारी नहीं ना थी। तो ये बेरोजगारी अगर आपको दूर करनी है तो उस बंदूक से, उस ग्रेनेड से, उस गोली से आपको निजात पाना पड़ेगी, और वो लोग अब तैयार हैं इस चीज़ अभिजीत के जी, लिए। अब बीजेपी के नेता हैं और जम्मू से बिलोंग करते हैं, कश्मीर की खासी समझ रखते हैं। हालांकि जो बड़े नेता दिल्ली से आ रहे हैं, काफ़ी सारे मंत्री आ रहे हैं, कश्मीर में कैंपेन कर रहे हैं, मगर उनको शायद इस चीज़ का पूरी जानकारी नहीं होगी कि कश्मीर में क्या आज लोग एक नया विकास देख रहे हैं, और अगर देख रहे हैं तो आपको लगता है कि आने वाला कश्मीर, वहाँ म्यूज़िक, एंटरटेनमेंट, वहाँ का जो सूफीज़म था, वहाँ भी मॉल होंगे, शॉपिंग कम्प्लेक्स होंगे, इसको देखते हुए लोग कहीं ना कहीं उनके मन में एक जिज्ञासा है कि बीजेपी वाकई में एक बदलाव ला सकती है जो उनके लिए अच्छा है वाकई? देखिए, मैं लोगों से हमेशा एक बात करता था, अगर आपको किसी उम्मीद की किरण कहीं से नज़र आएगी तो वो भाजपा से ही नज़र आएगी। क्योंकि मैंने एक बात बड़ी वहाँ पर हर जगह पर, हर प्लेटफॉर्म पे की। मुझे लोगों ने पूछा जी आप कश्मीर को क्या दोगे। मैंने कहा मैं कश्मीर को, हम लोग भाजपा वाले कश्मीर को सन 87 से पहले वाला कश्मीर देंगे। मैं क्या बताऊँ, 87 के पहले का आप रिकॉर्ड निकलवाओ थाने का, कहीं कोई मर्डर, कहीं कोई गोली, कोई बंदूक का कभी बात थी? मैंने कहा 87 में ऐसा क्या हुआ आप लोगों के साथ? मेरी हर एक स्पीच में ये बात कॉमन होती थी। 87 में फारूक साहब ने MUF को हराया, हराए हुओं को जिताया, जिताए हुओं को हराया, और खुद गद्दी संभाल ली, जिसके कारण लोगों ने हथियार उठा लिए। मैंने कहा अब हथियार निकाल के हम लोग इस चीज़ को इसी तरफ लेकर जाने वाले हैं। तो ये लोग बड़ा इस चीज़ को एक्सेप्ट करते थे कि बात तो आप बड़ी सही कह रहे हो। क्योंकि पहली कसूर ये था कि सबसे पहली बंदूक किसने लाई, इलीगल बंदूक कश्मीर के अंदर किसने लाई? वो फारूक साहब ने लाई, ये तो सबके सब जानते हैं। मैं, अब लोग बोलते थे देखें जी इतनी आर्मी लग गई यहाँ, इतनी BSF, इतनी CRPF है, देखें जी हर तरफ आर्मी आर्मी। तो मैंने बड़ी सिंपल सी कोरिलेशन बताई। मैंने कहा पहली इलीगल बंदूक फारूक साहब लेकर आए। उस इलीगल बंदूक इधर भी चल सकती थी, उधर भी चल सकती थी। उसको बचाने के लिए हमें 50 बंदूकें लगाना पड़ी। फिर 50 बंदूकें और इलीगल ले आए फारूक साहब ने, क्योंकि अपने कार्यकर्ता को कहना शुरू कर दिया जी बंदूकें उठाओ। तो फिर वो 50 के लिए 500 और लगाना पड़ी, क्योंकि जो इलीगल बंदूक है वो तो किसी साइड भी चल सकती है ना। ऐसे करते करते वहाँ पर बंदूकें इलीगल बढ़ती गई, उनको बचाने के लिए फिर बाकी चीज़ें लाना पड़ी। मैं कहता हूँ हम तो खुद चाहते हैं हमारी आर्मी, हमारी BSF हमारे सरहदों की रक्षा करें, पर क्या करें, हमें कौन बचाएगा? इसलिए इनको यहाँ पर आना पड़ता है। क्या आपको अच्छा लगता होगा कि हमारी यहाँ पर गन कल्चर खत्म होगा अभिजीत जी? क्योंकि लगातार 6 साल से केंद्र में सरकार बीजेपी की है, और करीबन अब 2 साल से गवर्नर रूल के तहत भी बीजेपी कमांडेड, सेंट्रल गवर्नमेंट कमांडेड गवर्नमेंट ही जम्मू कश्मीर में है। तो क्या गन कल्चर आने वाले समय में जल्द खत्म हो सकता है? यही तो बिल्कुल आपको बता रहा हूँ। आप खुद देखें आज की डेट में जितने इनके सो कॉल्ड एरिया कमांडर्स थे और बाकी थे, सबके सब हमने खत्म कर दिए। नया यूथ आज की डेट में बंदूक नहीं उठा रहा। इवन महबूबा जी ने ओपन वहाँ कहा जी, थ्रेट की या पता नहीं अब अपील की लोगों को कि आपने 370 तोड़ा है तो लोग बंदूक उठा लेंगे। पूछो उनके, उसके बाद, उसके इस बयान के बाद किसने बंदूक उठाई? किसी ने बंदूक नहीं उठाई। अलबत्ता उनके इस बयान के ऊपर पाकिस्तान ने सांबा में टनल खोद दी और यहाँ से टेररिस्ट इधर भेज दिए, जिनका सफाया यहीं पर बन में हमारे जम्मू में कर दिया गया। तो वहाँ पर आज की डेट में यूथ ना तो बंदूक उठा रहा है, ना वो पत्थर उठा रहा है।
अब यूथ को रोजगार चाहिए और रोजगार के लिए यही प्लेटफॉर्म, जैसे डीडीसी का चुनाव किया गया ताकि डेवलपमेंट हो हर एक जगह की, यूथ इन्वॉल्व हो जाए अपने काम के अंदर। यूथ को हमने एक बहुत बड़ा स्लोगन हमारे तरुण चुग जी ने दिया थोड़े दिन पहले और मुझे बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने कहा टेररिज्म को टूरिज्म के साथ रिप्लेस किया जाएगा, और ये बहुत अच्छा स्टेटमेंट है। मुझे लगता है भाजपा हम इसी चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं। टूरिज्म की आपने खुद ही बात की है। टूरिज्म 2 सालों से कश्मीर में पहले 370 जाने के कारण और उसके बाद अब कोरोना के कारण बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। और 4G को लेकर भी बड़ी लगातार बात होती है, क्योंकि टूरिज्म को जोड़ना है तो कश्मीर में हर एक आदमी जो है कहीं ना कहीं एडवांस बुकिंग करवा कर ही यहाँ पहुँचता है। और अब जिस तरह सर्दी चरम सीमा पे है, लोग स्नोफॉल देखने भी आते हैं, तो आपको लगता है कि आने वाले समय में कहीं जल्द से जल्द 4G शुरू होगा, या बीजेपी इसको लेकर कितनी जो है सीरियस है, और कितनी बीजेपी क्या मांग करती है इसको लेकर? दीपक जी देखें, जहाँ तक रही बात 4G की, सच्ची बताएं तो हम लोग भी यही चाहते हैं 4G आए। अब 4G का अब तो 5G भी आने वाला, हम चाहते हैं 5G भी लग जाए। लेकिन ये सब कुछ तय करना होता है एजेंसीज ने। मैं आपको एक रिपोर्ट बताता हूँ, जिस रिपोर्ट के अंदर आप हैरान रह जाएंगे। सभी बॉर्डर्स के ऊपर पाकिस्तान हाई फ्रिक्वेंसी के टावर्स लगा रहा है। क्यों लगा रहा है? इंटरनेट करवाने के लिए, ताकि हमारे लोग आर पार हो तो उनको वो GPRS वो मैप्स यूज़ करने में प्रॉब्लम ना हो। हमारा पड़ोसी देखिए ना कैसा है। पहले ये पड़ोसी कभी हमारे को यहाँ पर सुखी रहना देख कर राजी नहीं है। वो एक भूखा नंगा पड़ोसी होना सबसे बड़ी लानत है मुझे लगता है इंसान के ऊपर। हमारे ये एक ऐसा पड़ोसी मिला हुआ है जिसकी खुद की इकोनॉमी, पाकिस्तान की इकोनॉमी में बड़ा जगह, और मैंने देखे लोगों के अंदर पता नहीं क्या बात रही होगी पुरानी, लेकिन मैंने ओपन हर जलसे में ओपन वहाँ पर ये बात कही कि पाकिस्तान की इकोनॉमी चलती किसके ऊपर है? अफगानिस्तान से जो चरस अफीम आती है, अफगानिस्तान से वहाँ से बेच नहीं पाते, पाकिस्तान के चैनल से बेचते हैं। पाकिस्तान की ISI बेचती है वो सारी चरस अफीम, उसी पैसे से अपना भी खर्चा चलाते हैं, बचे खुचे पैसे से यहाँ टेररिज्म बेचते हैं। तो मैंने कहा ये भूखा नंगा देश हमें क्या देगा? पहली बात, लोगों को ये बात अब बड़ी चीज़ से पकड़ रहे हैं ये लोग, वहाँ पर यूथ खासकर इस बात से बड़ा कन्विंस होता है। तो खुद सोचें, जो आज ये क्यों बड़े बड़े हाई फ्रिक्वेंसी के टावर्स लगा रहा है, यानी कि फिर कहीं ना कहीं ये 4G वाला चक्कर है वहाँ पर। तो एजेंसीज को ये तय करना है कि किस तरह से इस चीज़ से निजात पाई जा सके। हम तो चाहते हैं 4G का 5G भी ज़रूर मिले कश्मीर के लोगों को। धन्यवाद। तो ये थे अभिजीत जसरोटिया, बीजेपी के जम्मू कश्मीर प्रवक्ता, और ख़ास तौर पे कश्मीर की समझ रखने वाले बहुत कम बीजेपी नेताओं में से एक, जिनका ये कहना है कि इस बार जम्मू कश्मीर में बीजेपी को अच्छा जन समर्थन मिलेगा ही मिलेगा, बल्कि वोटों में भी वह तब्दील होगा। और उसके साथ साथ इनका ये भी कहना है कि कश्मीर पूरी तरह से पॉजिटिव है, चाहे धारा 370 के बाद हो या एक नए कश्मीर की बात हो। कश्मीर का युवा आज जो है केंद्र सरकार और भारत के साथ, बीजेपी के साथ खड़ा है। हालांकि ये आने वाला समय बताएगा कि बीजेपी को कितना कुछ कश्मीर से मिलता है, मगर एक पॉजिटिव सोच के साथ अभिजीत का कहना है कि बीजेपी ही नहीं, जो कश्मीर का यूथ है उनका भी जो है माइंड वो है परिवर्तित हुआ है पॉजिटिविटी की तरफ। धन्यवाद।